Students, hope you will be fine. Today we will discuss about FCFS scheduling algorithm. We are continuing with the scheduling algorithm. आपको ये बताया गया था कि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो प्रोसेस की स्टेट चेंज होती हैं और प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लाने के लिए रनिंग स्टेट से सस्पेंशन है या वेटिंग स्टेट है या फिर कंप्लीशन स्टेट में लाने के लिए जॉब को शेड्यूल करना है कि कौन सा जॉब को सीपीयू अपना टाइम देगा। तो यही आपका सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है, जिसमें हमारे पास में एफसीएफएस शेड्यूलिंग होती है, हमारे पास में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफसीएफएस शेड्यूलिंग की। एफसीएफएस शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है वो हमारा सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग जॉब एल्गोरिथम है। यहाँ पर हम सबसे पहले अराइवल टाइम देखते हैं किसी भी प्रोसेस का। जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा उस प्रोसेस को सीपीयू यहाँ पर पहले पिक करेगा, उसके टास्क को पहले कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स, द जॉब विच कम्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। यहाँ पर ऐसी जॉब जो सबसे पहले रेडी क्यू में आती है वो सीपीयू उसको फर्स्ट पिक करता है, सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, द लेसर द अराइवल टाइम। किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर लेस है वो प्रोसेस सूनर विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। उस प्रोसेस को सीपीयू सबसे पहले अपना टाइम देगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। कभी कभी क्या होता है कि एफसीएफएस प्रॉब्लम जो शेड्यूलिंग एल्गो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे स्टारवेशन आ जाता है। स्टारवेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम होता है उसको पहले टाइम दिया जाता है, बट सपोज़ इस प्रोसेस को 8 सेकेंड लगे वर्क कंप्लीट करने में और इस प्रोसेस को केवल 2 सेकेंड चाहिए, तो इस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। हायर प्रायोरिटी की जॉब पहले रन करती रहेंगी, लोअर प्रायोरिटी की जॉब होगी वो स्टे पोजीशन में रहेगी। स्टूडेंट्स, FCFS scheduling may cause the problem of starvation if the burst time of the first process is the longest among all the job। अगर पहली वाली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है तो और जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको वेटिंग स्टेट में रहना पड़ेगा। नाउ अब हम यहाँ पर एडवांटेज की बात करते हैं FCFS के। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारा शेड्यूलिंग है उसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला ये हमारा एक सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, ये हमारा एक इजी एल्गो है। यहाँ पर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को फॉलो करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। मींस यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी को नहीं देखा जाता है। हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस हो सकता है कि बाद में एग्जीक्यूट करे और लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस के पास में अगर सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है उसके वर्क को तो वो उसको होल्ड पे, मतलब जो हमारी प्रोसेस है लोअर प्रायोरिटी की उसने अगर सीपीयू को एक्वायर किया हुआ है और हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आती है तो लोअर प्रायोरिटी की जो प्रोसेस है वो अपना टास्क उसका एग्जीक्यूट होता रहेगा, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हमारी नॉन प्रीएम्प्शन कहलाती है। Now students, scheduling method is non-preemptive. The process will run to the completion। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रोसेस जो है सीपीयू को एक्वायर्ड करके रहेगी। स्टूडेंट्स, ड्यू टू नॉन प्रीएम्पशन, जैसा कि हम बात करें नॉन प्रीएम्पशन की वजह से कभी कभी स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इस एल्गो की बात करें तो इस एल्गो को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, बट इट इज़ पुअर इन परफॉर्मेंस। बट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत ही पुअर है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज वेटिंग टाइम आता है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर हम अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, हम न्यूमेरिकल देखेंगे, वो ज़्यादा आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे 5 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2, P3, P4, और इनका जो अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3, 4। ये जो प्रोसेसेस हैं इनका रेस्पेक्टिव अराइवल टाइम और बस टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे पास में जो अराइवल टाइम है वो ये दिखाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले आएगी। बस टाइम आपको ये बताता है कि इस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए वर्क कंप्लीट करने में। इट मीन्स सीपीयू का कितना टाइम, सीपीयू का कितना टाइम इस प्रोसेस के वर्क को कंप्लीट करने में लगेगा। ये जितने भी टाइम्स हैं ये आपको सब मिली सेकेंड्स में दिए हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। नाउ टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कंप्लीशन टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम में से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम आता है। इसी तरीके से वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम है उसमें से हम बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको वहाँ पर प्रोसेस की अपनी आईडीज़ दी होंगी, प्रोसेस का अराइवल टाइम दिया गया होगा और आपको बर्स्ट टाइम दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं। टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा कंप्लीशन टाइम है डेट इज सी टी, इसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे। तो 2 - 0 पहली प्रोसेस के लिए हमारे पास में 2 मिलीसेकेंड टर्न अराउंड टाइम आया। अब 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पर 7 आया। 12 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 10 आया। 21 में से 3 माइनस करेंगे 18 आया। 33 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास में कितना आया, 29 आया। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को हम माइनस कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में वेटिंग टाइम है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद जो हमारा टर्न अराउंड टाइम आता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, बस टाइम को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम 2 - 2 0 हो गया। 7 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास में 1 आया। 10 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास में, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को हम माइनस कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में वेटिंग टाइम है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद जो हमारा टर्न अराउंड टाइम आता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, बस टाइम को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम 2 - 2 0 हो गया। 7 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास में 1 आया। 10 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास में 6 आया। 18 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास में 9 आया। 29 में से हम यहाँ पे 12 माइनस कर देंगे हमारे पास में इतना कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हमारा वेटिंग टाइम आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट किया, उसके बाद में हमने वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपने वेटिंग टाइम निकाला है 0 + 1 + 6 + 9 + 17, इसका एवरेज निकाल देंगे, इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो भी हमारा वेटिंग टाइम आया उसको हमने प्लस किया और जितनी प्रोसेसेस हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास में 33 आया, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन्स अराउंड
6 मिली सेकेंड्स। इट मीन्स जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो आपका 6.6 मिली सेकेंड है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम देखना होता है। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो प्रोसेस P0 है, P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, इसका हमें बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे गैंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। गैंट चार्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस आई हमारी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है, देखिए यहाँ पर हम FCFS शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोसेस P0 आई, ठीक है। ये जो प्रोसेस P0 है इसको कितना टाइम लगा, 2 मिली सेकेंड्स लगे, यहाँ पे हमने 0 मेंशन कर दिया। इसके बाद में कौन सी प्रोसेस आई, P1 प्रोसेस आई। P1 प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, 6 मिली सेकेंड्स चाहिए, तो 6 + 2 कर देंगे, हमारे पास में कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ इसके बाद में P2 प्रोसेस आई हमारे पास में। P2 प्रोसेस की बात करें, इसको 4 मिली सेकेंड्स चाहिए, 8 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 12। नाउ इसके बाद हमारे पास में P3 प्रोसेस आई। P3 प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, 9 मिली सेकेंड्स चाहिए, तो 12 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 21। नाउ जो हमारे पास में P4 प्रोसेस है इसको कितने मिली सेकेंड्स चाहिए, 12 मिली सेकेंड्स चाहिए, तो दैट इज़ इक्वल टू 33। हमारे पास में लास्ट में कितना आया, 33 आया। अब हम क्या कर देंगे, 33 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 6.6 मिली सेकेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको FCFS शेड्यूलिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद।